Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें जो आज टॉपिक चल रहा है वो है समस्थानिकों के गुण। इसके पहले हम लोग आइसोटॉप्स जो समस्थानिक है इसको पढ़ा था। आज जो हम लोग देखेंगे इसके गुण को देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। समस्थानिक के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबको देखेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, बहुत नॉलेजेबल होगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं समस्थानिक के गुण। सबसे पहले जो ये समस्थानिक है मित्र, जिसको हम लोग आइसोटॉप कह रहे हैं, है ना, आइसोटॉप्स। ये जो आइसोटॉप है ना, समस्थानिक आइसोटॉप्स है ना। इसमें दो चीज है, आप देखिएगा, आइसो और टॉप्स। आइसो और टॉप्स, ये जो है एक आइसोटॉप, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। और इसका हिंदी जो है समस्थानिक, आप जानते ही हैं। समस्थानिक मतलब सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब स्थान का, बराबर स्थान का। या इसको कह सकते हैं कि जिसका अर्थ एक समान स्थान का होता है। ये जो आइसोटॉप है इसका ग्रीक अर्थ होता है एक समान स्थान। एक समान स्थान, यह जो है इसका आइसोटॉप का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रीक में। और हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, मतलब जिसका स्थान बराबर हो। तो यह जो है आपका समस्थानिक हो गया, आइसोटॉप्स हो गया। और इसमें दो, एक आइसो और एक टॉप्स। आइसो मतलब एक समान और टॉप्स मतलब स्थानिक। तो एक समान स्थानिक। तो समस्थानिक के गुण में जो पहला प्रॉपर्टीज है वह है किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए, किसी भी समस्थानिक का जो, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक का जो भौतिक गुण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तत्व के संदर्भ में भौतिक गुण क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि एक मेटल है, तो उसका भौतिक गुण क्या होगा कि जब उसमें अगाध वर्धन्यता का गुण पाया जाएगा। जब उसके ऊपर उसको हम किसी से उसको ठोकेंगे तो वो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ेगी। ये अगाध वर्धन्यता का गुण जो है, जैसे धातुओं में पाया जाता है, मेटल्स में पाया जाता है। इस तरह से जो है तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। तो यह चूंकि हम एक भौतिक गुण बताने का प्रयास किए, अब भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है मतलब कि किसी तत्व का जो समस्थानिक होगा उसका भौतिक गुण सबका अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी एलिमेंट का समस्थानिक है, तो उसमें उस एलिमेंट के जितने समस्थानिक होंगे उन सभी समस्थानिकों में सबका भौतिक गुण अलग अलग होगा। तो ये हो गया पहला गुण। दूसरा है किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज का बात कर रहा है। रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वह सभी तत्व का क्या होगा? एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए हम कार्बन की ही बात कर दें, कार्बन 612 और कार्बन 614 की बात करें, तो इसमें जो है इसके रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन के 612 का, है ना, कार्बन 612 का और कार्बन 614 का, इस दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो रासायनिक गुण है, वो क्या होगा? एक जैसा होगा। तो यही बोला, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, एक जैसा होता है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। क्या होता है? एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। ये क्यों होता है? किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को जो रखा जाता है वह उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है, और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक तत्व और भी, एक पॉइंट और भी होगा मित्र, जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, कि जैसे आवर्त सारणी में, देखिए इस पॉइंट को, आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु संख्या के आधार पर अलग अलग रखा जाता है। क्या बोला? आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के आधार पर अलग अलग रखा जाता है, लेकिन समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए उन्हें अलग नहीं किया जाता। देखिए क्या बोला, यही पॉइंट है। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। यहां देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर अलग अलग रखा जाता है, लेकिन समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए उन्हें अलग अलग नहीं किया जाता है। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जो पॉइंट पहले दिया गया है कि किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में जो एलिमेंट रखा गया है वह किसके बेस पर रखा गया है? वह किसी भी तत्व के एटॉमिक नंबर पर रखा गया है, और एटॉमिक नंबर समस्थानिक में समान होता है, इसलिए समस्थानिक को जो है आवर्त सारणी में एक ही स्थान
में रख दिया गया, एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर अलग अलग रखा जाता है। तत्व है ना, तत्व को परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर अलग अलग रखा जाता है, लेकिन जो अलग अलग तब रखा जाएगा जब इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। लेकिन जब सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम ही हो गया तो फिर उसको अलग कैसे किया जा सकता है। यही कारण है कि तत्व के सभी समस्थानिक को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। तो आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर अलग अलग रखा जाता है, लेकिन समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए उन्हें अलग नहीं किया जाता है। इसलिए क्या है, उन्हें अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि आप रखिएगा एटॉमिक नंबर के आधार पर, है ना, एटॉमिक नंबर के आधार पर। अब मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 जहां पर है वहां पे आपने कार्बन को रख दिया। अब कार्बन 6-12 की बात हो जाए या कार्बन 6-14 की बात हो जाए, दोनों में ही क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा। इसलिए आपको कार्बन के दोनों ही समस्थानिक को एक ही जगह रखना पड़ेगा। इसलिए यह बात साफ कर दिया कि किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी जो है आपका एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है और एटॉमिक नंबर इसमें सेम होता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या बोला, किसी तत्व के सभी समस्थानिक के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और प्रोटॉन की भी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान। समस्थानिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सिर्फ चेंज कौन करता है, न्यूट्रॉन करता है ना। और न्यूट्रॉन के चेंज करने से क्या होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो बदल जाता है। तो याद रखिएगा, किसी तत्व के सभी समस्थानिक में परमाणु में किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही बराबर होता है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होगा, सिर्फ जो आपका चेंज करेगा वह करेगा न्यूट्रॉन का संख्या बदलाएगा, जबकि किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट नीचे दिया हुआ है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम है। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2 और हाइड्रोजन 1-3, ये प्रोट्रियम है, ये डायट्रियम है और ये ट्राइट्रियम है। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक जो हैं ये अलग अलग हैं। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। बाकी सब जगह जो है, बाकी हाइड्रोजन के अलावा जो भी तत्व है उसके समस्थानिकों का नेम जो है सेम ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिक के अलग अलग नाम हैं। यहाँ H1 है ना, ये जो 1H1 है ये हो गया प्रोट्रियम, 1H2 ड्यूट्रियम और 1H3 ये हो गया ट्राइट्रियम। तो प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम ये तीनों जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है और तीनों का ही अलग अलग है, और यह एकमात्र तत्व है जिसमें अलग अलग नाम है समस्थानिक का। बाकी आप किसी भी एलिमेंट को देखिएगा तो उसमें क्या है, सबका नाम सेम रहता है, लेकिन हाइड्रोजन में अलग है। अब है पोलोनियम। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, पोलोनियम। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, पोलोनियम। तो जो पोलोनियम है मित्र, इसको हम लोग PO से डिनोट करते हैं। पोलोनियम को PO से, PO, P और कैपिटल O, PO से पोलोनियम को डिनोट करते हैं। और जो पोलोनियम है आपका, इसका आप जो एटॉमिक नंबर है वह है 84। ये 84 स्थान पर आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा। 84 जो है इसका आपका एटॉमिक नंबर है पोलोनियम का, इसको डिनोट PO से करते हैं। तो पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। ये क्या है, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम, हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम जो 1H3 है, रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन का जो 1H3 है, ट्राइटियम जो है वह क्या करता है, ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें जो है रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है, किसमें, ट्राइटियम में। जबकि 1H1 में प्रोट्रियम नहीं है, 1H2 में ड्यूट्रियम में भी रेडियो सक्रियता का गुण नहीं है। जबकि 1H3 जो ट्राइट्रियम है इसमें जो है आपका रेडियो सक्रियता का गुण है, रेडियो धर्मिता का गुण है ना। तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइट्रियम 1H3 रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। आवर्त सारणी में इसको हमने पढ़ लिया पहले। इस पॉइंट को देखिए, है ना, इसको देखिए। समस्थानिकों को अलग करने के लिए आंशिक आसवन और विसरण जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। समस्थानिक को अलग करने के लिए, अगर समस्थानिक को अलग करना होगा
तो हमको क्या करना होगा, समस्थानिकों को, है ना, समस्थानिकों को, आइसोटॉप्स को अलग करने के लिए आंशिक आसवन का और विसरण जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों की विधि से आप समस्थानिक को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आएगा, आंशिक आसवन क्या है, विसरण क्या है। देखिए आंशिक आसवन क्या है, दो आंशिक आसवन का डिफिनेशन सुन लीजिए, दो मिश्र, है ना, दो मिश्रणीय, मतलब मिश्रण के योग्य दो मिश्रणीय तरल पदार्थों को उनके घटक भागों से अलग करने की प्रक्रिया है। दो मिश्रणीय भागों को, अगर दो मिश्रणीय तरल पदार्थों को, दो तरल पदार्थ है वह मिश्रित हो चुका है, एक दूसरे में घुल गया है, तो उस मिश्रण को या उस मिश्रणीय पदार्थ को उनके घटक भाग से अलग करने की जो प्रक्रिया है वह आपका आंशिक आसवन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आंशिक आसवन समझ गए क्या, कि दो या ज्यादा मिश्रणीय तरल पदार्थों को उनके घटक भागों में अलग करने की जो प्रक्रिया है, दो अलग अलग घटक भागों में दो मिले हुए तरल पदार्थों को, है ना, उसके अलग अलग घटक भागों में मतलब निकालने की, अलग करने की जो प्रक्रिया है वह आपका क्या कहलाती है, आंशिक आसवन। और जो विसरण है, ये विसरण क्या है, विसरण को भी जान लीजिए। विसरण जो है मित्र, या इसमें जो आपका आंशिक आसवन है, इसमें मिश्रण को गर्म करके उसके घटक को वाष्पीकृत किया जाता है ना, मिश्रण को गर्म करके उसके घटक को वाष्पीकृत किया जाता है, किसमें, आंशिक आसवन में। लेकिन विसरण क्या है, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ अपने आप मिलकर एक दूसरे में समा जाते हैं। दो अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों क्या हुआ, आपस में मिल गए और मिल करके आपस में समा गए। यह जो दो पदार्थों के आपस में मिलकर समाने की घटना है, ये क्या कहलाती है, ये विसरण कहलाती है। तो अब आप आंशिक आसवन को समझ गए, जिसमें कि दो तरल पदार्थों से दोनों के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया है, वह हो गया आंशिक आसवन। अब विसरण क्या हो गया, जब दो पदार्थ आपस में घुल के मिल करके दोनों एक समान एक बन जाए, वह आपका विसरण कहलाता है ना। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ अपने आप मिलकर, है ना, अपने आप में मिलकर एक दूसरे में समा जाते हैं, इसे विसरण कहते हैं। ठीक है, तो समस्थानिकों को अलग करने के लिए आंशिक आसवन और विसरण जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल, इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल जो है, यूज जो है किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो ये समस्थानिक को अलग करने के लिए, जिससे कि समस्थानिक अलग हो जाए। समस्थानिकों को अलग करने के लिए आंशिक आसवन और विसरण जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तत्वों में स्थिर और रेडियोधर्मी दोनों तरह के समस्थानिक होते हैं। देखिए तत्व में दो तरह के समस्थानिक होते हैं, एक हो गया स्थिर समस्थानिक, एक क्या हो गया, स्थिर समस्थानिक, स्थिर समस्थानिक, और दूसरा जो होता है आपका रेडियो समस्थानिक, रेडियोधर्मी समस्थानिक, है ना, रेडियोधर्मी समस्थानिक। ये दो तरह का समस्थानिक हो गया, है ना, दो तरह का समस्थानिक। तो तत्वों में स्थिर और रेडियोधर्मी दोनों तरह के समस्थानिक हो सकते हैं। अब देखिए, अब स्थिर, आपके प्रश्न उठेगा स्थिर समस्थानिक क्या है और रेडियो समस्थानिक क्या है, दोनों को ही समझेंगे। स्थिर समस्थानिक क्या है मित्र, देखिए स्थिर समस्थानिक का नाभिक जो है स्थिर होता है। जो स्थिर समस्थानिक है इसका नाभिक क्या होता है, स्थिर। स्थिर समस्थानिक का नाभिक स्थिर होता है ना। स्थिर समस्थानिक का नाभिक स्थिर होता है और उसका द्रव्यमान समान रहता है। इसमें क्या होगा, द्रव्यमान समान होगा, द्रव्यमान समान किसमें, स्थिर समस्थानिक में। नाभिक स्थिर होगा, स्थिर समस्थानिक का नाभिक स्थिर होगा और द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, और जबकि जो आपका रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है नाभिक से कण और ऊर्जा निकलती है। इसमें क्या होगा, नाभिक से कण निकलेगा और प्लस ऊर्जा भी निकलेगा। नाभिक से कण और ऊर्जा निकलती है। सभी कृत्रिम समस्थानिक रेडियोधर्मी है। अब जितना भी कृत्रिम समस्थानिक है, कृत्रिम समस्थानिक, जितना भी कृत्रिम समस्थानिक है यह क्या है, रेडियोधर्मी समस्थानिक है। सिर्फ जो आपका 254 है, स्थिर समस्थानिक में एक उदाहरण है 254। ये जो 254 है ये आपका स्थिर समस्थानिक है। 254, 254 जो है एक स्थिर समस्थानिक है। अब यहां से समझ लीजिए, हम बता रहे हैं आपको कि दोनों चीज में क्या क्या है। तत्वों में स्थिर और रेडियोधर्मी दोनों तरह के समस्थानिक हो सकते हैं। स्थिर समस्थानिक भी हो सकता है, रेडियोधर्मी समस्थानिक भी हो सकता है। अब स्थिर समस्थानिक में क्या होगा, इस जो स्थिर समस्थानिक होता है उसका नाभिक स्थिर होगा और द्रव्यमान समान होगा। नाभिक स्थिर और द्रव्यमान समान, ये किसका होगा,
स्थिर समस्थानिक में, किसी भी तत्व के स्थिर समस्थानिकों में क्या होगा, नाभिक स्थिर होगा और द्रव्यमान समान होगा। दो बात याद रखिएगा, नाभिक स्थिर और द्रव्यमान समान। और रेडियोधर्मी समस्थानिक में क्या होगा, इसमें नाभिक से कण रिड्यूस होगा, नाभिक से कण जो है निकलेगा और नाभिक से ऊर्जा भी निकलेगा। नाभिक से कण का निकलना और नाभिक से ऊर्जा का विमुक्त होना, ये दोनों काम जो होगा ये रेडियोधर्मी समस्थानिक में होगा। साथ ही जितना भी कृत्रिम समस्थानिक है, जो भी कृत्रिम समस्थानिक है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव है, वह सब किस में आएगा, रेडियोधर्मी समस्थानिक का। जितना भी कृत्रिम समस्थानिक है वह रेडियोधर्मी समस्थानिक में आएगा। लेकिन एक जो 254 है ना, रेडियोधर्मी 254 जो है, यह आपका स्थिर समस्थानिक में आता है। 254 किस में आता है, स्थिर समस्थानिक में आता है, जो कि कृत्रिम है लेकिन जो है स्थिर समस्थानिक में आ रहा है। तो अब आपको यहाँ से स्थिर समस्थानिक क्या है और रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है, दोनों ही बात समझ में आ गई होगी। तो तत्वों में स्थिर और रेडियोधर्मी दोनों तरह के समस्थानिक हो सकते हैं। रेडियोधर्मी समस्थानिकों का इस्तेमाल चिकित्सा में, जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है उसका इस्तेमाल चिकित्सा में किया जाता है। किसमें किया जाता है, चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में जो इसका इस्तेमाल होता है। रेडियोधर्मी समस्थानिकों का इस्तेमाल चिकित्सा में किया जाता है। अब देखिए, रेडियो आइसोटॉप को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। रेडियो आइसोटॉप को, जो रेडियो सक्रिय तत्व है ना, रेडियो आइसोटॉप को शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है। उसे सांस के जरिए, सांस के माध्यम से लिया जा सकता है, इसको सांस के जरिए भी लिया जा सकता है। रेडियो आइसोटॉप को शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है, इसे सांस के जरिए भी लिया जा सकता है। रेडियो आइसोटॉप शरीर में घूमता है, रेडियो आइसोटॉप शरीर में घूमता है या कुछ उत्तकों द्वारा ही लिया जाता है, या कुछ उत्तकों के द्वारा लिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ा सा डीप हो जाता है। हमको रेडियोधर्मी समस्थानिकों का इस्तेमाल चिकित्सा में किया जाता था, यहीं पर बात खत्म थी, लेकिन हमने इसको आगे बढ़ाया। ये अब कैसे इस्तेमाल होता है थोड़ा सा हमने वो भी देखिए। जब बताने की बात होती है दिल से लगता है कि क्या क्या चीज़ बता दें जो कि जो सामने देख रहा है उसको पूरी तरह से इस चीज़ का ज्ञान हो जाए। तो यहाँ पर जो है रेडियो आइसोटॉप को शरीर में कैसे इंजेक्ट किया जाता है, कैसे शरीर में लिया जाता है, इसके बारे में बात कर दी। थोड़ा डीप हो गया है। रेडियो आइसोटॉप को शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है या फिर सांस के जरिए भी लिया जा सकता है। और रेडियो आइसोटॉप शरीर में घूमता है, शरीर में राउंड करता है, या कुछ उत्तक के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, कुछ उत्तकों के द्वारा भी रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसका इस्तेमाल किसका, रेडियो सक्रिय तत्व का, है ना, रेडियो आइसोटॉप का या रेडियो सक्रिय तत्व का। रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल, रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल जो है रेडियो समस्थानिक का, हम रेडियो आइसोटॉप मतलब रेडियो समस्थानिक का, है ना, रेडियो, इसका इस्तेमाल जो है कैंसर में, किसमें, कैंसर में, और हाइपरथायराइडिज्म एक बीमारी है, तो इसका इस्तेमाल, रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल कैंसर में और हाइपरथायराइडिज्म जैसे रोगों के इलाज में किया जाता है। इस तरह का रोग अगर कैंसर या फिर हाइपरथायराइडिज्म का रोग होता है आपको, तो इसमें जो है आपका रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल जो है इसको ठीक करने में किया जाता है। और साथ ही जो इसका रेडियो समस्थानिक का इसके द्वारा जो है काल निर्धारण, कार्बन 14 द्वारा जो काल निर्धारण होता है वह भी आपका इसके अंतर्गत आता है। और उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, धातु या प्लास्टिक शीट की मोटाई में। तो इस तरह से जो है मित्र, हम लोग समस्थानिक के क्या क्या गुण हैं या समस्थानिक का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको आज हम लोग देखें। और हमको लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।